Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by Muthoot Finance. Gold Loan. सोना क्या नहीं कर सकता. Co-powered by Mongia Steels. Steel का बादशाह. Telemanas Mental Health for All. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। इस्लामाबाद में युद्ध विराम पर बातचीत से पहले ही पाकिस्तान और इजराइल का झगड़ा हो गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया और कहा कि इजराइल का साथ देने वाले नर्क में जाएंगे। अब इसके जवाब में इजराइल ने पाकिस्तान के इस बयान को अपमानजनक बताया और कहा कि कोई भी सरकार इस बयान को बर्दाश्त नहीं कर सकती, खासकर तब जब पाकिस्तान खुद को एक निष्पक्ष मध्यस्थ बताता हो। आज हम इस नई लड़ाई का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे लेबनान इजराइल और ईरान के युद्ध का नया मैदान बन चुका है। आज भी लेबनान में इजराइल के बम, मिसाइल और ड्रोन लगातार बरस रहे हैं और अब ईरान युद्ध विराम की पूरी बातचीत लेबनान पर आकर रुक गई है। आखिर क्या वजह है कि इजराइल लेबनान को हर हाल में मिटाना चाहता है और ईरान पूरी कोशिश करके इसे बचाना चाहता है? आज हम दुश्मनी के इसी इतिहास को आपके लिए डिकोड करेंगे और आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका स्मार्टफोन आपको बूढ़ा बना रहा है। आप अपने शरीर को जवान और फिट रखने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन आपको इस बात का एहसास ही नहीं कि आपका दिमाग समय से पहले बूढ़ा हो रहा है और आपकी सोचने समझने की क्षमताएं कम हो रही हैं। एक नई रिसर्च के दौरान कुछ लोगों के स्मार्टफोन से इंटरनेट को हटा दिया गया और कुछ दिनों के बाद उनके दिमाग पर बहुत ही सकारात्मक असर देखने को मिला। आज हम आपको यही बताएंगे कि दिमाग के इस बुढ़ापे से आप कैसे बच सकते हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि युद्ध विराम पर इस्लामाबाद में बैठक शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान और इजराइल का झगड़ा शुरू हो गया है। पाकिस्तान और इजराइल के बीच इस झगड़े की वजह है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक नया सोशल मीडिया पोस्ट। इस पोस्ट में उन्होंने इजराइल को इंसानियत के लिए बुरा और अभिशाप बताया और कहा कि इजराइल गाजा पट्टी और ईरान के बाद अब लेबनान में भी निर्दोष लोगों का नरसंहार कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने फिलिस्तीन की जमीन पर कैंसर जैसा इजराइल बनाया, वो सारे लोग नर्क में जाएंगे। इस पोस्ट में एक राष्ट्र के लिए अभिशाप, नरसंहार और कैंसर जैसे कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है एक देश के लिए। इस बयान को देखकर यह फर्क करना मुश्किल है कि ये किसी पाकिस्तान के इतने सीनियर मंत्री का बयान है और या फिर बहुत ही कैजुअली दिया गया एक बयान है। ख्वाजा आसिफ का यह सोशल मीडिया पोस्ट आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़कर बताता हूं। इजराइल इज इविल एंड अ कर्स फॉर ह्यूमैनिटी व्हाइल पीस टॉक्स आर अंडरवे इन इस्लामाबाद, जेनोसाइड इज बीइंग कमिटेड इन लेबनान। और वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, आई होप एंड प्रे पीपल हु क्रिएटेड दिस कैंसरस स्टेट ऑन पैलेस्टीनियन लैंड टू गेट रिड ऑफ यूरोपियन जूज बर्न इन हेल। ख्वाजा आसिफ ने जो सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, क्या वो किसी शांति दूत के शब्द आपको नजर आते हैं? क्या किसी ऐसे देश के रक्षा मंत्री के शब्द नजर आते हैं जो कि शांति की बात कर रहा हो, जो कि इस समय युद्ध विराम में मध्यस्थ बना हो? जब पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद ही इजराइल के विनाश की खुलेआम बात कर रहा हो, तो क्या पाकिस्तान शांति की बातचीत का मध्यस्थ हो सकता है?
पाकिस्तान दावा कर रहा है कि युद्ध विराम में उसने सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाया है, लेकिन नफरत फैलाने वाला देश क्या कभी शांति ला सकता है? ये पोस्ट पढ़कर ही किसी को भी समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका जवाब एक और सोशल पोस्ट से दिया और उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर कड़ा एतराज जताया और इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजराइल को खत्म करने वाला जो बयान दिया है ये बहुत अपमानजनक है और ऐसा बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब पाकिस्तान खुद को एक निष्पक्ष मध्यस्थ बता रहा है। जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आलोचना हुई तो ख्वाजा आसिफ ने चुपचाप अपना ये पोस्ट डिलीट कर दिया। पाकिस्तान असल में ऐसा ही देश है। कभी वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते हैं कि लेबनान युद्ध में शामिल है, युद्ध विराम में शामिल है, लेबनान में भी अब युद्ध रुक जाएगा। हालांकि अमेरिका उससे बिल्कुल इनकार कर देता है, इजराइल उससे इनकार कर देता है, यानी ये पूरी गलतफहमी फैलाई गई और इस पर चर्चा तक नहीं हुई। और अब ख्वाजा आसिफ ने नफरत भला सोशल मीडिया पोस्ट करके बाद में इसे डिलीट कर दिया। तो पाकिस्तान आप देखिए, पहले कहीं और से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट बनकर आया, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि यह ड्राफ्ट पोस्ट है और उन्होंने उसी को कॉपी पेस्ट करके उसे दुनिया भर के सामने पोस्ट कर दिया, जिससे पता चल गया कि यह पोस्ट कहीं और से आया है। उसके बाद उसे एडिट करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में पूरी दुनिया को यह लिखकर बता दिया कि इस युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल है। बाद में यह पता चला कि लेबनान शामिल है ही नहीं और लेबनान पर अभी भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है। उससे लेकर इतनी गलतफहमी पैदा हो गई। और इससे पहले कि इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होती, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजराइल के लिए इतने अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। अब ऐसे पाकिस्तान पर दुनिया कैसे भरोसा करेगी? इजराइल के लिए ख्वाजा आसिफ के शब्द बहुत ज्यादा हैरान नहीं करते, क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान के संबंध हमेशा से ही बहुत खराब रहे हैं। अब 4 पॉइंट्स में इन दोनों देशों की दुश्मनी को समझिए कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। पहला पॉइंट, पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को कभी भी आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान का पासपोर्ट भी इजराइल जाने की इजाजत नहीं देता है, यानी इजराइल को एक देश के तौर पर, स्वतंत्र देश के तौर पर आज तक पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान इजराइल के अस्तित्व को मानता ही नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान कहता है कि जब तक फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन जाता तब तक वो इजराइल को मान्यता नहीं देगा। पाकिस्तान की पॉलिसी स्पष्ट है, वो फिलिस्तीन के साथ है और इजराइल के खिलाफ है। तीसरा, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। यह सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, बल्कि धर्म और विचारों के टकराव का भी एक बहुत बड़ा मामला है। और चौथा, इजराइल और पाकिस्तान हमेशा से अलग अलग गुटों में रहे हैं। इजराइल ज्यादातर पश्चिमी देशों का करीबी रहा है और पाकिस्तान हमेशा से मुस्लिम देशों के साथ अपना गुट बनाकर चलता है। हालांकि यूएई और सऊदी अरब जैसे कई मुस्लिम देश धीरे धीरे अब इजराइल के करीब जा रहे हैं, उसके निकट जा रहे हैं। इजराइल और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी किसी एक वजह से नहीं, बल्कि राजनीति, धर्म, फिलिस्तीन और इतिहास का एक कुल मिलाकर एक कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा इजराइल और भारत के अच्छे और बहुत नजदीकी संबंध भी हैं। इजराइल भारत का दोस्त है और ये बात भी पाकिस्तान को बहुत चुभती है, क्योंकि भारत का जो दोस्त है पाकिस्तान उसे अपना दुश्मन समझता है। ईरान में युद्ध विराम के बावजूद इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध लगातार आज भी जारी है। आज इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर कई हमले किए हैं। लेबनान का आरोप है कि इजराइल के हमलों में आम लोग, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। इजराइल के मुताबिक भले ही ईरान के साथ युद्ध विराम हो गया, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल अपने हमले जारी रखेगा और वो लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। या अल्लाह, या अल्लाह। आज इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक एयर स्ट्राइक भी की है और इस हमले में एक एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल उसके खिलाफ हमले में कर रहा था।
अब इजराइल की सेना कहती है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान के एक स्कूल से रॉकेट हमले किए हैं, रॉकेट लॉन्च किए हैं। इजराइल का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, क्योंकि स्कूल का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। आखिर क्या वजह है कि इजराइल लेबनान को हर हाल में मिटाना चाहता है? आप भी ये सोचते होंगे कि आखिर लेबनान को लेकर इतना सब कुछ क्यों चल रहा है और ईरान क्यों अड़ा हुआ है कि लेबनान पर भी हमले रुकने ही चाहिए, और ईरान अपनी पूरी कोशिश करके लेबनान को क्यों बचाना चाहता है। तो देखिए, इजराइल पूरी ताकत से लेबनान को मिटाना चाहता है और ईरान अपनी पूरी ताकत लगाकर लेबनान को बचाना चाहता है। दरअसल पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे कट्टर दुश्मन है और लेबनान इनके लिए एक युद्ध का मैदान बन गया है। और आज हम इजराइल और लेबनान की इसी दुश्मनी को आपके लिए डिकोड करेंगे, जो आपका भी ज्ञानवर्धन होगा। इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में ईरान का सबसे बड़ा हथियार है हिजबुल्लाह। इजराइल हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानता है और लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादी ठिकानों पर हमले कर रहा है। और ईरान के लिए हिजबुल्लाह एक ऐसा रिमोट कंट्रोल बन चुका है जिसके जरिए दूर बैठकर ही ईरान लेबनान के पूरे सिस्टम पर अपना कंट्रोल करता है और इजराइल पर लगातार हमले भी हिजबुल्लाह के जरिए और लेबनान की जमीन से करवा रहा है। किसी भी युद्ध और टकराव में भौगोलिक स्थिति एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और लेबनान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप मानचित्र पर देखें तो लेबनान पश्चिम एशिया का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि इसके उत्तर पूर्व में सीरिया है और दक्षिण में इजराइल है। इजराइल और लेबनान के बीच लगभग 120 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर है। बड़ी स्क्रीन पर अगर आप समझेंगे इसे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, लेबनान और इजराइल बिल्कुल आसपास है, बॉर्डर इनका लगा हुआ है। एक तरफ सीरिया है, एक तरफ जॉर्डन है, आप यहां देख सकते हैं, और दूसरी तरफ इजराइल है। इस बॉर्डर को अगर आप देखेंगे, नीली लाइन से जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस बॉर्डर को ब्लू लाइन कहते हैं। और यही वो इलाका है जहां हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा सक्रिय है। आप कह सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये हिजबुल्लाह का गढ़ है जो लेबनान में है और लेबनान और इजराइल की सीमा पर है। लेबनान की जनसंख्या सिर्फ 55 से 60 लाख है। आबादी के लिहाज से यह भारत के पुणे या सूरत जैसे छोटे शहर के बराबर है। लेबनान का क्षेत्रफल लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के त्रिपुरा राज्य के बराबर है। त्रिपुरा का क्षेत्रफल भी लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इतनी कम आबादी के बाद भी, इतनी छोटी सी के क्षेत्रफल के बाद भी, ये देश पश्चिम एशिया की शांति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि लेबनान में इजराइल के हमलों को रोकने के लिए ईरान अब युद्ध विराम को तोड़ने के लिए भी तैयार है। ईरान ने कह दिया है कि अगर आप लेबनान में हमले नहीं रोकोगे तो हम युद्ध विराम को तोड़ देंगे। लेबनान का इतिहास आपके लिए समझना आज बहुत जरूरी है। इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। वर्ष 1516 से 1918 तक लेबनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद लेबनान लगभग 24 साल तक फ्रांस के अधीन रहा। इसके बाद वर्ष 1943 में लेबनान फ्रांस से आजाद होकर एक आजाद देश के तौर पर अस्तित्व में आया। इसके ठीक 4 साल के बाद वर्ष 1948 में इजराइल भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यानी लेबनान और इजराइल की अगर टाइमलाइन आप देखेंगे तो ये दोनों ही लगभग एक ही समय में अस्तित्व में आए हैं। 4 साल का फर्क है। जैसे ही इजराइल अस्तित्व में आया,
अरब देशों ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। अरब देशों ने कहा कि हम तो इजराइल को मानते ही नहीं, हम उसे मान्यता नहीं देंगे। लेबनान भी उन्हीं अरब देशों में से एक था जिसने इजराइल को मान्यता नहीं दी, और यहीं से इजराइल और लेबनान के बीच दुश्मनी की बुनियाद पड़ी। फिर वर्ष 1967 में अरब देश और इजराइल के बीच एक युद्ध शुरू हुआ। इसमें लेबनान ने सीधे तौर पर तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस युद्ध के बाद हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थी फिलिस्तीन छोड़कर लेबनान में आकर बस गए, यानी लेबनान ने उन्हें शरण दी। फिलिस्तीनियों ने लेबनान की जमीन को अपना बेस बनाकर इजराइल पर हमले शुरू कर दिए, इजराइल को वहीं से बैठकर कमजोर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद लेबनान भी इजराइल के निशाने पर आ गया। वर्ष 1978 में फिलिस्तीनियों के हमले के जवाब में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर एक बहुत बड़ा हमला किया, लेकिन इजराइल और लेबनान की दुश्मनी का सबसे भयानक अध्याय वर्ष 1982 में शुरू हुआ, जब एक फिलिस्तीनी गुट ने ब्रिटेन में इजराइल के एक डिप्लोमेट की, राजदूत की हत्या करने की कोशिश की। इसके बाद इजराइल ने पूरे लेबनान पर हमला कर दिया और लेबनान की राजधानी बेरूत के पश्चिमी इलाके पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। वर्ष 1985 में इजराइल ने लेबनान से अपनी ज्यादातर सेना वापस बुला ली, लेकिन लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर उसने वर्ष 2000 तक अपना कब्जा बनाए रखा। 2000 तक अपना कब्जा छोड़ा नहीं। 1950 से 1970 के दशक को लेबनान का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस समय बेरूत की गिनती मिडिल ईस्ट के सबसे आधुनिक और कॉस्मोपॉलिटन शहरों में होती थी। बेरूत बैंकिंग, बिजनेस, व्यापार और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। इसी वजह से बेरूत को पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट भी कहा जाता था, यानी मिडिल ईस्ट का पेरिस। लेकिन वर्ष 1975 में यहां एक सिविल वॉर शुरू हुआ, जिसने लेबनान की इस आधुनिक छवि को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया और यहां पर राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत बढ़ गया। और इसके बाद लेबनान धीरे धीरे कट्टर होना शुरू हो गया। इसके बाद यहां ईरान जैसे देशों का प्रभाव बढ़ने लगा। पिछले 80 से 90 वर्षों में लेबनान की जनसंख्या और धार्मिक संतुलन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। वर्ष 1932 की जनगणना के मुताबिक लेबनान में लगभग 53% ईसाई रहते थे, लगभग 22% सुन्नी मुसलमान और करीब 20% शिया मुसलमान। और अगर इस ब्रेकअप को आप देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि उस समय लेबनान जो है वो एक ईसाई बहुल देश था, क्रिश्चियन देश था। लेकिन वर्ष 1948 के बाद यहां बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के आने की वजह से यहां की जनसंख्या का जो संतुलन है वो बिगड़ने लगा, वो बदलने लगा। उधर ईरान में इस्लामिक क्रांति हो रही थी और उस क्रांति का जो असर है वो लेबनान पर भी पड़ने लगा। वर्ष 1932 के बाद यहां कोई आधिकारिक जनगणना नहीं हुई, लेकिन दावा किया जाता है कि अब लेबनान एक मुस्लिम बाहुल देश बन चुका है। यानी लेबनान भी उन देशों में से है जो पहले एक ईसाई देश हुआ करते थे, लेकिन धीरे 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 इतने बदलाव आ गए कि अब लेबनान एक मुस्लिम देश बन चुका है, मुस्लिम बाहुल देश बन चुका है। अब आपको लेबनान और इजराइल के बीच इस संघर्ष में हिजबुल्लाह का कनेक्शन और ईरान का कनेक्शन दिखाते हैं। ये ईरान और हिजबुल्लाह के कनेक्शन को आपके लिए डिकोड करते हैं। वर्ष 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया और अपने सारे रिश्ते उसके साथ खत्म कर लिए। लेकिन वर्ष 1982 में हिजबुल्लाह के जन्म के साथ ही ईरान और इजराइल की दुश्मनी में एक नया मोड़ आया। ईरान ने फंडिंग, ट्रेनिंग और हथियार देकर लेबनान में हिजबुल्लाह के नेटवर्क को खड़ा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। हिजबुल्लाह का एक ही मकसद था, इजराइल पर लगातार हमले करना और इजराइल को खत्म कर देना। बदले में इजराइल भी लगातार हिजबुल्लाह पर हमले करता रहा। पिछले 44 वर्षों में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर 4 बड़े हमले किए हैं। वर्ष 1982 से 2000 तक लेबनान का दक्षिणी हिस्सा इजराइल के कब्जे में था और इस बार भी इजराइल का यही लक्ष्य है। और समय का चक्र देखिए, पहले ईरान, हिजबुल्लाह और हमास की मदद से इजराइल पर हमले करवाता था, लेकिन पिछले 3 वर्षों में इजराइल ने ईरान और उसके रिमोट कंट्रोल से चलने वाले इन संगठनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास को लगभग खत्म कर दिया है और ईरान पर हमला करके उसे भी बहुत नुकसान पहुंचाया
और अब इजराइल हिजबुल्लाह पर भी पूरी ताकत से हमला कर रहा है। यानी पहले उसने हमास को खत्म किया, फिर ईरान को बेहद कमजोर कर दिया और अब इजराइल हिजबुल्लाह के पीछे है और हिजबुल्लाह को भी पूरी तरह से मिटा देना चाहता है। אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי בר קיימא בין ישראל ללבנון. पिछले 44 वर्षों में हिजबुल्लाह की ताकत और भूमिका बहुत बदल चुकी है। हिजबुल्लाह लेबनान का सबसे ताकतवर गुट होने के साथ साथ वहां के राजनीतिक सिस्टम को भी बहुत प्रभावित करता है। लेबनान सरकार के सभी बड़े फैसलों में अब हिजबुल्लाह का सीधा दखल होता है। अब हिजबुल्लाह लेबनान की ढाल नहीं बल्कि ईरान का एक ऐसा खतरनाक हथियार बन चुका है जिसका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ लगातार करते रहना चाहता है। और इस समय भी युद्ध विराम में सबसे बड़ा मुद्दा लेबनान बन गया है और अब बातचीत से पहले ईरान ने अपनी 2 नई शर्तें रखी हैं जिसमें लेबनान का मुद्दा भी शामिल है। आज ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ ने कहा है कि जब तक लेबनान में युद्ध विराम नहीं होता और अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान की जब्त की हुई संपत्तियों को वापस नहीं करते तब तक अमेरिका के साथ बातचीत शुरू नहीं होगी। जबकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने इस्लामाबाद पहुंचने से पहले यह कहा कि यह बातचीत तभी सफल हो सकती है जब इसमें ईरान पूरी ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाएगा। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. तो मामला अभी भी फंसा हुआ है। बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि युद्ध विराम हो गया, समझौता हो गया, अभी आप देखिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं। अब कल यानी 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने वाली है, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद की हालत एक लॉकडाउन जैसी हो गई है। स्थिति वहां की देखिए। इस्लामाबाद के सबसे महत्वपूर्ण इलाके जिसे रेड जोन कहा जाता है उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है और इसी इलाके में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और वहां के बड़े बड़े मंत्रालयों के दफ्तर मौजूद हैं। इस्लामाबाद की कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। लगभग हर जगह वहां की सेना तैनात है और हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। तो इस्लामाबाद पूरी तरीके से तैयार है इस बातचीत के लिए। हालांकि पाकिस्तान को इस प्रकार की जो बातचीत है और इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उनकी आदत नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने पूरे शहर को ही इसके लिए बंद कर दिया। अमेरिका में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी और फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप ने 9 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अजीबोगरीब थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अमेरिका के लोग हैरान हो गए, पूरी दुनिया के लोग हैरान हो गए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जानते हैं उन्होंने किस मुद्दे पर की? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एप्स्टीन फाइल्स के मुद्दे पर और उन्होंने कहा कि जेफरी एप्स्टीन से उनका कभी भी कोई संबंध नहीं रहा। अमेरिका के एक बहुत अरबपति व्यापारी जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण करने और बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ इन नाबालिग लड़कियों का सौदा करने के आरोप लगे हैं। और पूरी दुनिया में, खास तौर पर अमेरिका में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 55 वर्ष की मेलेनिया ट्रंप ने खुद यह बयान दिया और अमेरिका में ऐसा बहुत कम होता है कि जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस प्रकार की करे और अपने ऊपर लगे आरोपों की इस तरह से सफाई दे। ऐसा बहुत ही कम अमेरिका के इतिहास में देखने को मिला है जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस प्रकार से करे। अब आप देखिए उन्होंने क्या कहा।
मेलेनिया ट्रंप ने एप्स्टीन को लेकर अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 बड़ी बातें कही हैं। पहली, वो एप्स्टीन की पीड़ित नहीं है और एप्स्टीन ने उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से नहीं करवाई थी। दूसरा, वो और डोनाल्ड ट्रंप कभी-कभी उन्हीं पार्टियों में जाते थे जहां पर एप्स्टीन भी आता जाता था और उनका बस इतना ही कनेक्शन है, क्योंकि अमेरिका में न्यूयॉर्क के आसपास इस प्रकार की पार्टीज होती रहती हैं जहां बहुत सारे लोग कॉमन होते हैं। और ऐसी ही पार्टी में वो अक्सर जब कभी जाते थे तो कई पार्टियां ऐसी थीं जहां पर एप्स्टीन भी आता था और डोनाल्ड ट्रंप और मेलेनिया भी जाते थे, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा, उन्हें एप्स्टीन से जोड़ने वाली बातें पूरी तरह से गलत और झूठ हैं और अब ये सारी बात, ये अफवाहें बंद होनी चाहिए। चौथा, वो कभी भी एप्स्टीन की दोस्त नहीं रही, कभी भी उसके प्लेन में नहीं बैठी, ना ही उसके प्राइवेट आइलैंड पर गई है। और पांचवा, उनका नाम कभी अदालत के किसी भी दस्तावेज, गवाहों के बयानों में या किसी भी जांच में नहीं आया और उन्हें एप्स्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common in New York City and Palm Beach. To be clear, I never had a relationship with Epstein or his accomplice, Maxwell. अब देखिए, मेलेनिया ट्रंप ने अपनी सफाई तो दी कि उनका एप्स्टीन से कोई संबंध नहीं है, इस पूरे विवाद से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और बहुत बड़ी मांग रख दी। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन के पीड़ितों के लिए अमेरिका की संसद में सुनवाई होनी चाहिए, इसके लिए जांच होनी चाहिए ताकि हर महिला खुलकर अपनी कहानी बता सके। मेलेनिया के मुताबिक एप्स्टीन से पहली बार उनकी मुलाकात वर्ष 2000 में हुई थी और आज सोशल मीडिया पर उनकी इस तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है। इसमें मेलेनिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन भी दिखाई दे रहे हैं। मेलेनिया ने इस तस्वीर पर भी अपनी सफाई दी है। I am not Epstein's victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by chance at a New York City party in 1998. This initial encounter with my husband is documented in detail in my book, Melania. The first time I crossed paths with Epstein was in the year 2000 at an event Donald and I attended together. At the time, I had never met Epstein and had no knowledge of his criminal undertakings. Numerous fake images and statements about Epstein and me have been circulating on social media for years now. Be cautious about what you believe. These images and stories are completely false. अब बड़ा सवाल यह है जो सबके दिमाग में आ रहा है कि क्या मेलेनिया ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसके बारे में कोई चर्चा की थी या नहीं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्हें यह पता था कि मेलेनिया मीडिया से बात करने वाली हैं, लेकिन किस मुद्दे पर बात करने वाली हैं, क्या कहने वाली हैं, इसकी जानकारी नहीं थी। पिछले कुछ समय से एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अमेरिका की राजनीति में बहुत उथल पुथल मची हुई है। एप्स्टीन फाइल्स उन गोपनीय दस्तावेजों, फाइलों और जानकारियों को कहा जाता है जो जेफरी एप्स्टीन से जुड़े यौन शोषण के मामलों में सामने आए हैं। और वर्ष 2019 में जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया और 2019 में जेफरी एप्स्टीन की जेल में ही बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसे बाद में कहा गया कि उन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली।
अमेरिका में इस वर्ष एप्स्टीन केस से जुड़े लाखों डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए हैं और इनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी मौजूद है। पिछले वर्ष डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त और अमेरिका के एक अरबपति व्यवसायी इलॉन मस्क ने ट्रंप का ही वर्ष 1992 का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो जेफरी एप्स्टीन के साथ नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को उनके पद से इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स का जो मामला है, लीगल मामला, उसे ठीक से वो संभाल नहीं पाई। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस समय मेलेनिया ट्रंप को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें क्या बढ़ जाएंगी या फिर कम हो जाएंगी, अभी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का अभी सारा ध्यान युद्ध पर था, ईरान के युद्ध पर। एप्स्टीन फाइल्स की बात अब अमेरिका में कोई नहीं कर रहा था और युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, युद्ध विराम हुआ, उसके अगले ही दिन मेलेनिया ट्रंप का इस प्रकार ऐसे विवादित विषय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अपने आप में थोड़ा अजीब लगता है। अब अमेरिका का विपक्ष मांग कर रहा है कि अगर मेलेनिया सच्चाई बताना चाहती हैं तो उन्हें अमेरिका की संसद में आकर गवाही देनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में एप्स्टीन फाइल्स पर कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है और शायद उससे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मेलेनिया ट्रंप ने अपनी स्थिति पूरी तरह से साफ करने की कोशिश की है। वैसे मेलेनिया ट्रंप को इस प्रकार से बातचीत करते हुए बहुत कम सुना गया है। वहाँ की आम जनता के साथ उनकी ज़्यादातर बातचीत या मेलजोल बहुत कम होता है। अमेरिका की दूसरी फर्स्ट लेडी की तुलना में वो बहुत ही सीमित अभी तक रही हैं। जो बाकी इसके अलावा अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी पत्नियों के से अगर आप कंपेयर करें तो मेलेनिया का जो इस प्रकार का इंटरेक्शन है वो बहुत कम रहा है। जैसे वर्ष 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उस वर्ष मेलेनिया ट्रंप ने सिर्फ 8 भाषण दिए थे। इसकी तुलना में पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने अपने पहले ही वर्ष में 74 भाषण दिए और मिशेल ओबामा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मतलब यह भी हो सकता है कि मेलेनिया ट्रंप आने वाले समय में ज्यादा एक्टिव रोल में भी आपको नजर आए। मेलेनिया ट्रंप का जन्म अमेरिका से लगभग 7000 किलोमीटर दूर यूरोप के एक छोटे से देश स्लोवेनिया में वर्ष 1970 में हुआ था। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र से ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और फिर वर्ष 1996 में वो न्यूयॉर्क आई। इसके ठीक 2 साल के बाद 1998 में उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई और 2005 में इन दोनों ने शादी कर ली। मेलेनिया ट्रंप अमेरिका की ऐसी पहली फर्स्ट लेडी हैं जो मूल रूप से अमेरिका की नागरिक नहीं हैं, किसी और देश में पैदा हुई है। अब आपको अपने देश की राजनीति में लाते हैं और आज यहां की सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र की 5 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं, कैसे यह घोषणा पत्र खास है, अलग है। और यह घोषणा पत्र पश्चिम बंगाल के चुनाव का एजेंडा सेट करेगा। पहला, सरकार बनने के बाद 6 महीने में पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। दूसरा, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और सभी बेरोजगार युवाओं को भी हर महीने 3000 रुपया दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा की है बीजेपी ने। महिलाओं को 3000 रुपए महीना, बेरोजगार युवाओं को भी 3000 रुपए महीना। तीसरा, महिलाओं को राज्य की नौकरियों में 33% का आरक्षण दिया जाएगा। चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल में होने वाली घुसपैठ पर अब बहुत सख्ती से रोक लगाई जाएगी, यानी घुसपैठ जो है उस पर एक नई स्ट्राइक होगी। और पांचवां, पिछले 15 साल में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के शासन में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है और कानून व्यवस्था को खराब किया गया है, उसकी खराब हालत पर एक व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की
संस्कृति के हाथ से चिंतित बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को घोषणा पत्र नहीं कहती, संकल्प पत्र कहती है। और वो ये कहती है कि जो वादे हम इसमें कर रहे हैं ये सिर्फ वादे नहीं हैं, ये हमारा संकल्प है और हम संकल्प लेते हैं कि हम इन सारे वादों को पूरा करेंगे, इसलिए ये संकल्प पत्र कहलाता है। लेकिन जो संकल्प आज बीजेपी ने लिए हैं ये गेम चेंजर बन सकते हैं। जो नई घोषणाएं उन्होंने की हैं ये गेम चेंजर बन सकते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा 6 महीने के अंदर। ये पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति को बदल देगा अगर ऐसा हो गया तो। इसके अलावा घुसपैठियों पर जो स्ट्राइक की जाएगी, मतलब घुसपैठियों को रोका जाएगा, ये भी पश्चिम बंगाल के इतिहास में लंबे समय के बाद कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग घुसपैठियों से परेशान हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में जो बेरोजगारी है उसके लिए 3,000 रुपये बीजेपी अलग से दे रही है बेरोजगार युवाओं को। महिलाओं को भी 3,000 रुपये अलग से प्रति महीना देने की बात की गई है। इसकी वजह से बंगाल के जो युवा हैं, बंगाल की महिलाएं हैं, वो बीजेपी के प्रति आकर्षित होंगी और हो सकता है कि ये जो घोषणा की गई हैं 4-5 बड़ी घोषणाएं, ये एक गेम चेंजर साबित हो। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 फेजेस में वोटिंग होगी और ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं और इस बार पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। बीजेपी हर बार, पिछले कई बार से कोशिश कर रही है कि वो पश्चिम बंगाल में अपनी एंट्री करे, लेकिन सीटें तो बीजेपी अच्छी जीतती है लेकिन इतनी नहीं जीत पाती कि वो ममता बनर्जी को वहां से हटा सके। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो इस बार का चुनाव है ये डू और डाई वाला चुनाव है। अगर इस बार बीजेपी इस बार भी ममता बनर्जी को नहीं हटा पाई तो फिर आने वाले समय में ममता बनर्जी और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री 75 वर्ष के नीतीश कुमार के जीवन में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आज उन्होंने राज्यसभा में सांसद के रूप में शपथ ली और यह नया अध्याय इसलिए है क्योंकि अब वो अगले 6 वर्षों तक पटना छोड़कर, यानी अपने मनपसंद शहर पटना छोड़कर, अपनी कर्म भूमि को छोड़कर देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति करेंगे। इससे साइड कर, उसमें भी तो करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं। बात तो 10 रही है। Congratulations. And it is very good to be back in Rajya Sabha and in the Parliament. We both are again together. Come, हो गया ना। come, we'll take some photo. नीतीश कुमार को दिल्ली में रहने के लिए टाइप 8 बंगला दिया गया है। टाइप 8 बंगला सरकार में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिया जाता है, इसलिए आप ये सोचिए कि सम्मान में उनके कोई कमी नहीं है, स्टेटस में उनके कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्हें जो सबसे बड़े बंगले उपलब्ध हैं दिल्ली में, सरकारी बंगले, उनमें से एक उन्हें दिया जाएगा। और एक ज़माने में नीतीश कुमार को थर्ड फ्रंट की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता था। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल लगभग 20 साल का रहा और वो बिहार में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। उनके दिल्ली आने से बिहार की राजनीति में अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपको दिखाई देगा। जब तक नीतीश कुमार बिहार में सक्रिय थे तब तक जेडीयू चुनाव में कम सीटें जीतने के बाद भी अपने पार्टनर बीजेपी के सामने एक सीनियर पार्टनर की तरह ही व्यवहार करती थी। लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली आने के बाद से अब बीजेपी सही मायने में बिहार में अपने हिसाब से सरकार चलाएगी। नीतीश कुमार वर्ष 1989 से लेकर 2005 तक
लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और उस जमाने में नीतीश कुमार को उनके तीखे भाषणों के लिए याद किया जाता है। नीतीश कुमार को एक ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जिन पर भ्रष्टाचार का कभी कोई आरोप नहीं लगा। एक धर्मनिरपेक्ष नेता की उनकी छवि आज भी बरकरार है और इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इसका कोई लाभ नहीं उठाने दिया। अब इस पड़ाव पर आकर उनके बेटे निशांत कुमार ने औपचारिक रूप से जेडीयू ज्वाइन कर ली है, लेकिन उन्हें भी न तो पार्टी में अभी कोई पद दिया गया है और न ही सरकार में। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नीतीश कुमार का राज्यसभा में स्वागत किया है और कहा है कि नीतीश कुमार जैसे सीनियर नेता की मौजूदगी से राज्यसभा की गरिमा और बढ़ेगी। आप नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का भीष्म पितामह भी कह सकते हैं, लेकिन अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राज्यसभा में अपनी मौजूदगी से वो केंद्रीय राजनीति में अपनी छाप कैसे छोड़ते हैं। अब आपको थोड़ी देर के लिए नेपाल लेकर चलते हैं, क्योंकि नेपाल की नई सरकार जो है वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को लेकर चर्चा में है। नेपाल में सरकार बनाने के 15 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने अपने एक कैबिनेट मंत्री को उनके पद से हटा भी दिया। 9 अप्रैल को नेपाल के श्रम और रोजगार मंत्री दीपक कुमार साह पर यह कार्रवाई हुई कि उन्हें उनके पद से 15 दिन के अंदर ही हटा दिया गया। इन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी की दोबारा नियुक्ति स्वास्थ्य बीमा बोर्ड में करवा दी। यानी स्वास्थ्य बीमा बोर्ड में उनकी नियुक्ति पहले थी, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था और उन्होंने अपनी पत्नी की नियुक्ति दोबारा से करवा दी। नियुक्ति की जांच करने वाले सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी थी और इसमें मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन ज़ी आंदोलन से सत्ता में आए बालेंद्र शाह, जिनकी उम्र सिर्फ 35 साल है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता को भी चेतावनी दी गई है। इससे पहले बालेंद्र शाह ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। हालांकि 9 अप्रैल को उन्हें जमानत मिल गई। इसके साथ 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे शेर बहादुर देउबा के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। राजनीति की सारी खबरें हो गई, ईरान की खबरें हो गई, युद्ध की खबरें हो गई, लेकिन इन सारी खबरों में आप कहां हैं? तो इसलिए अब एक खबर आपके लिए। क्या आपका स्मार्टफोन आपको बूढ़ा बना रहा है? स्क्रीन की लत और दिमाग के बूढ़ा होने के बीच एक बड़ा खतरनाक संबंध है और आज हम इसी संबंध को आपके लिए डिकोड करेंगे। भारत के सभी लोग मिलकर हर साल लगभग 1,10,000 करोड़ घंटे, फिर से सुन लीजिए, 1,10,000 करोड़ घंटे भारत के लोग अपने स्मार्टफोन पर बिताते हैं हर साल, जो हर व्यक्ति के लिए रोज औसतन 5 घंटे के आसपास होता है। लोगों का लगभग 70% समय सोशल मीडिया, गेमिंग, शॉर्ट वीडियोस या रील्स देखने पर खर्च हो रहा है। लेकिन अब वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि इस डिजिटल दुनिया के पीछे एक शांत लेकिन बहुत ही गंभीर संकट छिपा हुआ है। ज्यादा स्क्रीन टाइम दिमाग की उम्र बढ़ाकर उसे बूढ़ा करता है, क्योंकि इससे दिमाग में इन्फ्लेमेशन आती है, यानी सूजन आती है, और कई तरह के बदलाव दिमाग में आते हैं। न्यूरोलॉजिकल बदलाव इससे होते हैं। जैसे शरीर में चोट लगने पर सूजन आ जाती है, वैसे ही दिमाग में भी थकान की वजह से सूजन होती है। यह सूजन धीरे धीरे दिमाग के सेल्स को नुकसान पहुंचाती है और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान है। और यह आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए हम बता रहे हैं, जिससे अगली बार आप देर रात तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से पहले 1000 बार सोचें। कभी आपने सोचा है कि स्क्रीन आपके दिमाग को कैसे हाईजैक कर लेती है? कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि देर रात आपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप सिर्फ 5 मिनट के लिए खोला होगा कि 5 मिनट कुछ रील्स देख लेते हैं और फिर सो जाएंगे, लेकिन देखते ही देखते कैसे 1 घंटा निकल गया आपको पता नहीं चलता। जब आप सोने से पहले अपना फोन स्क्रॉल करते हैं तो उसकी नीली रोशनी शरीर के मेलाटोनिन हार्मोन को दबा देती है, सप्रेस कर देती है, जो नींद लाने के लिए बहुत जरूरी होता है। एक रिसर्च के मुताबिक रात में ज्यादा स्क्रीन देखने और खराब नींद के बीच सीधा संबंध है। जितनी देर तक आप जागते हैं उतना ही ज्यादा आपको नुकसान होता है।
हमारे देश में नींद की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। भारत में 73% छात्र हर रोज 8 घंटे से भी कम नींद लेते हैं, जबकि लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक 46% भारतीय 6 घंटे से भी कम सो रहे हैं। 6 घंटे से कम नींद लेने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल द लैंसेट के मुताबिक नींद की कमी से डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी भी हो सकती है। नींद पूरी न होने से आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया पर असर होता है। हमारे शरीर में अरबों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन और दिमाग के बीच संबंध बनाए रखते हैं, लेकिन नींद की कमी से अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और आंतों में भी सूजन बढ़ जाती है और फिर कई बीमारियां होती हैं। आंत और दिमाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और आंतों में परेशानी होने का असर सीधे आपके दिमाग पर पड़ता है। इस तरह से नींद की कमी और आपकी आंत की समस्या मिलकर दिमाग में सूजन पैदा करती है। इसकी वजह से याददाश्त कमजोर होती है, फैसला लेने की क्षमता खराब हो जाती है, ध्यान देने में परेशानी होती है और नई चीजें सीखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। ये सभी लक्षण दिमाग के बुढ़ापे के लक्षण हैं, यानी आपका दिमाग बूढ़ा हो रहा है। लगातार मोबाइल फोन देखने की इस लत को डॉक्टर्स डिजिटल ओबेसिटी यानी डिजिटल मोटापा कहते हैं, क्योंकि इससे दिमाग और शरीर दोनों प्रभावित होते हैं। यानी अगर आप जरूरत से ज्यादा मोटे हो जाएं, आपका वजन लगातार बढ़ जाए, तो आप कितने अस्वस्थ हो जाएंगे। यही हाल आपके दिमाग का हो रहा है जब आप इस मोबाइल फोन को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने दिमाग को बूढ़ा नहीं करना चाहते तो आपके लिए कुछ सलाहें आज हैं, नोट कर लीजिए। पहला, रात में बेडरूम में अपना फोन ना रखें। यह आपकी नींद सुधारने का सबसे आसान तरीका है। जब सोने के लिए जाएं तो अपना फोन बेडरूम से बाहर छोड़ दें, ताकि अगर आपका मन भी करेगा, लत भी लगी होगी, तो फोन आपके आसपास होगा ही नहीं। दूसरा, सुबह की धूप जरूर लें। जागने के 15 मिनट के अंदर 5 मिनट धूप में जरूर बैठें। यह आपके शरीर की दिनचर्या को बिल्कुल ठीक रखता है, आपके शरीर को चुस्त रखता है। तीसरा, प्रकृति के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। 10 मिनट की वॉक भी आपके तनाव को कम कर देगी और आपके दिमाग को रीसेट कर देगी। चौथा, डिजिटल ब्रेक नियमित रूप से लेना चाहिए और मोबाइल फोन की स्क्रीन से अपने आप को दूर रखें और अपने दिमाग को आराम दें। दिन में जब भी आपको समय मिले तो अपने मोबाइल फोन से एक ब्रेक ले लें। अगर हफ्ते में आप ले सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन मोबाइल फोन से या सोशल मीडिया से ब्रेक ले लें। और पांचवी बात, खाना पीना सही रखें, फाइबर ज्यादा खाएं, दही जैसी चीजें खाएं, ये आपके आंत को स्वस्थ बनाती हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, जब आप रात को सोने जा रहे हों तो खुद से ये जरूर पूछिए कि क्या ये सच में मोबाइल फोन स्क्रॉल करने का समय है या सोने का समय है, या आपके दिमाग को अब आराम की आवश्यकता है। आप इसमें से क्या चुनना चाहेंगे। एक और नई रिसर्च में मोबाइल फोन के इस्तेमाल और उसके असर को लेकर पिछले साल एक सर्वे हुआ। इस सर्वे में 467 लोग शामिल हुए और इन लोगों के मोबाइल फोन में 2 हफ्तों के लिए सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा दी गई और मोबाइल फोन से इंटरनेट की सुविधा काट दी गई। किसी के मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं था। 2 हफ्ते तक वो कॉल कर सकते हैं और एसएमएस कर सकते हैं। हालांकि ये लोग मोबाइल फोन के अलावा किसी दूसरे डिवाइस पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते थे। मतलब इनके पास लैपटॉप है, उस पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके पास अगर कोई टैब है, उस पर कर सकते हैं, बस इनके मोबाइल फोन पर नहीं है। और रिसर्च में ये देखना था कि समस्या सिर्फ इंटरनेट नहीं है, बल्कि स्मार्टफोन पर हर समय उपलब्ध इंटरनेट है। तो अगर आपके स्मार्टफोन में हर समय इंटरनेट उपलब्ध है तो आप हर समय उसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो इस रिसर्च के 3 बड़े महत्वपूर्ण नतीजे निकले। पहला, मोबाइल फोन में इंटरनेट बंद करने से मानसिक स्वास्थ्य सुधरा और लोगों में खुशी और संतुष्टि बढ़ी। दूसरा, औसत स्क्रीन टाइम इन लोगों का 314 मिनट से घटकर 161 मिनट प्रतिदिन रह गया, यानी स्क्रीन टाइम लगभग 50% कम हो गया। और तीसरा, लोगों की जीवन शैली में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जैसे वो ज्यादा व्यायाम करने लगे, ज्यादा समय प्रकृति के साथ बिताने लगे या ज्यादा लोगों से मेलजोल करने लगे। इसका निष्कर्ष ये था कि स्मार्टफोन के लगातार इंटरनेट कनेक्शन का हमारे मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान देने की क्षमता पर बुरा असर होता है। इसलिए सलाह दी गई कि डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाना मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। आपके जो रिश्ते खराब हो रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ,
हो सकता है अपने ऑफिस में वो रिश्ते ठीक होंगे क्योंकि आपका दिमाग सही रहेगा और आपका दिमाग वापस बुढ़ापे से जवानी की तरफ आता रहेगा। तो आपको बस ये देखना है कि आप अपने शरीर को जवान बनाए रखने के लिए, फिट बनाए रखने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। अच्छा खाना पीना खाते हैं, व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक पर जाते हैं, बार बार अपने चेहरे को देखते हैं और सोचते हैं कि आप और अच्छा कैसे दिख सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग जो लगातार बूढ़ा होता जा रहा है, जो अब शायद लाठी लेकर चलने की हालत में आ गया है, उसकी तरफ आप सोच ही नहीं रहे। और यकीन मानिए, अपने आप को 2-3 हफ्ते मोबाइल फोन के इंटरनेट से ब्रेक देकर देखिए। अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल कीजिए एसएमएस और कॉल करने के लिए, इंटरनेट छोड़ दीजिए और देखिए आपका दिमाग जो है कैसे वापस जवान होने लगेगा, शक्तिशाली होने लगेगा। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत में वेट लॉस ड्रग्स बनाने वाली कंपनियों के बीच एक प्राइस वॉर शुरू हो गया है। ये जो वेट लॉस ड्रग्स हैं, अब इनकी कीमत भारत में बहुत कम हो गई है। विकसित भारत का विकसित वायर। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित वायर। ईरान युद्ध में तो अभी सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, लेकिन हमारे देश में वेट लॉस ड्रग्स बनाने वाली कंपनियों के बीच अब एक नया प्राइस वॉर शुरू हो चुका है। वजन घटाने वाली दवाओं के इस युद्ध में महंगी विदेशी दवाएं अब और ज्यादा सस्ती स्वदेशी जेनरिक दवाएं बन रही हैं। प्राइस वॉर की वजह से मोंजारो जैसी विदेशी दवाओं की बिक्री में अब बड़ी गिरावट आ गई है। इस साल मार्च में इस दवा की बिक्री 114 करोड़ रुपए रही, जबकि फरवरी में 135 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। मोंजारो का मार्केट शेयर भी भारत में अब 61% से घटकर मार्च में 56% रह गया। कुछ महीने पहले तक हमारे देश में इस दवा की बड़ी चर्चा थी और लोग इसे खरीद भी रहे थे। ये दवा 2 काम करती है, पहला डायबिटीज को कंट्रोल करती है और दूसरा वजन भी तेजी से घटाती है। इसलिए हमारे देश में वेट लॉस के लिए इस दवा का काफी ज्यादा इस्तेमाल शुरू हो गया। पिछले साल ये भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा बन गई थी, लेकिन अब नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में 1 महीने में ही मोंजारो की 2,62,000 डोज बाजार में बिकी थी। मोंजारो की बिक्री इसलिए नहीं घट रही कि हमारे देश में लोगों ने वेट लॉस ड्रग्स लेनी बंद कर दी है, बल्कि अब लोगों को मोंजारो के मुकाबले बेहद सस्ती दवाइयां मिलने लगी है, इसलिए अब लोग सस्ती दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोंजारो की बेसिक डोज की कीमत लगभग 13,000 रुपए प्रति महीना है, जबकि जो जेनरिक वेट लॉस ड्रग्स आई हैं उनका 1 महीने का खर्च 1,300 रुपए है। यानी कहां 1,300 रुपए और कहां 13,000 रुपए। विदेशी महंगी दवाइयों के मुकाबले अब सस्ती स्वदेशी जेनरिक दवाएं लगभग 10 गुना सस्ती हैं। पिछले हफ्ते ही एक भारतीय दवा कंपनी ने अपने वेट लॉस ड्रग्स की कीमत लगभग 50% कम कर दी, आधे कर दिए दाम। पिछले महीने ही दुनिया की कई बड़ी दवा कंपनियों के पेटेंट इस पर से खत्म हो चुके हैं। इसके बाद हमारे देश की दवा कंपनियों ने जेनरिक दवाइयां बनानी और बेचनी शुरू कर दी और पिछले कुछ हफ्तों में ही 13 भारतीय जेनरिक दवा कंपनियों ने वजन घटाने की 26 दवाइयां बाजार में लॉन्च कर दी।
जबकि अगले कुछ हफ्तों में कई और भारतीय कंपनियां इसी प्रकार की वजन कम करने की दवाइयां लॉन्च करने वाली हैं। यानी आपके पास इतने सारे विकल्प बाजार में आ जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कि सिर दर्द की दवाइयां हमारे इतनी सारी उपलब्ध हैं, या अलग अलग बीमारियों के बहुत सारे विकल्प आपके पास होते हैं, ऐसे ही वजन घटाने के लिए भी अब आपके पास कम से कम 30 दवाइयां ऐसी होंगी जो आप बाजार में जाकर चुन सकते हैं। अपने लॉन्च के सिर्फ 10 दिनों में ही एक भारतीय दवा कंपनी की वेट लॉस ड्रग ने भारत में 3% मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। भारत में ऐसी सस्ती दवाएं आने की वजह से एक बड़ी समस्या भी पैदा हो सकती है। जब दवा सस्ती होती है और आसानी से मिलने लगती है तो कई लोग डाइट, व्यायाम और जिम जैसी स्वस्थ आदतों को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि ये दवाइयाँ खाकर ही वजन कम कर लेंगे। अब वो मेहनत करने की बजाय शॉर्टकट खोजने लगते हैं और फिर वजन कम करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इन दवाइयों के कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए हमारा आपसे एक सवाल है कि अगर जहर मुफ्त में मिलेगा तो क्या आप खाएंगे? वैसे ही वेट लॉस ड्रग्स सस्ती हो जाएं तो भी डॉक्टर की सलाह के बिना इनका इस्तेमाल कभी ना करें। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आपको वजन नहीं घटाना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे देश में भी ऐसे हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो जिम जा सके, वो व्यायाम कर सके। ऐसे लोग जो व्यायाम नहीं कर सकते, शारीरिक काम कोई नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को इन दवाइयों की ज़रूरत है, उन्हें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो लोग आज भी जिम जा सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, खाने पीने पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन्हें सबसे पहले ये ट्राई करना चाहिए। याद रखिए, मोटापा कम करने का सबसे सुरक्षित तरीका है अपना पसीना बहाइए और अपनी जीवन शैली में बदलाव कीजिए। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित वायर। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और तारीफें दिन बनाती हैं और ताने जिंदगी, इसलिए तारीफ पर नहीं, तानों पर ध्यान दीजिए। नमस्कार। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत